अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बीज खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियां, अदरक की भरपूर उपज देने वाली किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई विधि, हमारे प्रदेश के किसान भाई इस समय खरीफ फसलों की खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं को खरीदने में लगे हैं और इनमें से बीज सबसे महत्वपूर्ण कृषि आदान होता है, क्योंकि यदि बीज खराब गुणवत्ता का है तब फसल से किसी भी स्थिति में अधिक पैदावार नहीं ली जा सकती। तो हमारे किसान भाइयों को बीज खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रांची के कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह। आप सभी इस समय खरीफ मौसम में बीज लेने के लिए उत्सुक होंगे कि हम अपने खरीफ मौसम में कौन कौन सा बीज कैसे कैसे लें। उसमें कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कीट रोग नाशी रसायनों को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए कि जिस समय हम बीज लेने जाएं, उसमें सावधानी ये रखना है कि हमें ऐसे जगह से लेना है बीज जो विश्वसनीय जगह है, जैसे कृषि विश्वविद्यालयों से, उनके काउंटर से लें, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का काउंटर है, उनके काउंटर से ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है, उनके पास बीज उपलब्ध रहता है, उनसे लेंगे, या एनएससी से, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, उनके पास भी बीज रहता है, वहाँ से लें, और मार्केट से भी जो विश्वसनीय जगह है वहाँ से उठाना चाहिए। तो बीज लगाने के पहले ये सावधानी रखना चाहिए हमें कौन सा ये किस्म का चुनाव करना है। तो अपने क्षेत्र के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क करने के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान, उनसे जानकारी ले लें कि नई किस्म कौन सी आई है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जलवायु के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आप उस बीज को जानने के लिए कहाँ पे है ये बीज, उसकी जानकारी लें। तो बीज लगभग 5 प्रकार का होता है। न्यूक्लियर सीड, दूसरा होता है ब्रीडर सीड, तीसरा होता है फाउंडेशन, चौथा होता है आपका सर्टिफाइड सीड, पांचवा होता है ट्रूथफुल लेबल सीड। यह है किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। तो आपको न्यूक्लियर सीड्स जो मटेरियल वैरायटी निकाली जाती है उसका जो मटेरियल रहता है उसी से तैयार किया जाता है। ये जिस संस्थान से तैयार होता है उनके पास ही न्यूक्लियर सीड रहता है और उसी से ही ब्रीडर सीड बनाया जाता है। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है और उसका टैग होता है सुनहरे पीले रंग का और उसी के
से तैयार करके फाउंडेशन सीड बनाया जाता है, जिसका टैग, जिसका कागज़ सफ़ेद रंग का रहता है, और फाउंडेशन से ही आपको सर्टिफाइड बनाते हैं, जिसका टैग जो है नीले रंग का रहता है। तो ये चीज़ टैग के आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर सीड के लिए कोई टैग नहीं है, ब्रीडर के लिए गोल्डन पीला है, और दूसरा सफ़ेद रंग का फाउंडेशन के लिए, सर्टिफाइड के लिए नीला रंग का है। और ये चीज़ दिमाग में रखें कि जब हम बीज लें तो उसमें क्या चीज़ हमें देखना है। बीज लेते समय उसमें देखना है कि हमें टैग है कि नहीं लगा है। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। और अगर टैग के साथ साथ उससे हमें बिल लेना जरूरी है। बिल में उसका रहेगा तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, बैच नंबर तथा उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी होनी चाहिए। और उसमें बिल के साथ साथ उस दुकान का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये भी जानकारी ले लेंगे तो अच्छा रहता है। आप बीज को लेकर के आएंगे तो उस बीज में ये देखेंगे ध्यान से कि एक समान होना चाहिए, जैसे उसमें कटे फटे न हो, उसमें जो श्रिंक किए हुए दाने न हो, और वे जो दाने हैं एक यूनिफॉर्म हो और शुद्ध रूप से वही किस्म होना चाहिए। और बीज ले करके हम आएंगे तो उसका जर्मिनेशन टेस्ट साधारणतः घर पे ही अपने कर लेंगे। एक थाली में बालू, महीन बालू को चाल करके फैला देंगे, उसके बाद उसमें 100 दाने गिनती करके सजा करके रख देंगे, और फिर उसके ऊपर से कागज़ का कवर लगा देंगे और हल्का सा पानी से उसको तर कर देंगे और उसको 4 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें अंकुरित हो गए जो, उसकी गिनती कर लेंगे। शेष बचे जो हैं उनको 6 से लेकर के 8 दिन में पुनः गिनती कर लेंगे, और गिनती करने के बाद अगर 100 दाने में हमें पता लगा कि 90 दाने अंकुरित हैं तो 90% जर्मिनेशन है, 85 है तो 85% जर्मिनेशन है। तो बीज लगाने के लिए लगभग 85 से ऊपर का रहना चाहिए। और ध्यान रखें, अगर आपका जर्मिनेशन कम है तो उस बीज को लगाने से आपका नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए कागज़ को रखेंगे, उसका पैकिंग को रखेंगे, और कब लगाए हैं सारी जानकारी प्रूफ रखेंगे अपने पास, उसके आधार पर आप उसका डिमांड कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अदरक की खेती हमारे राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है, और जो किसान इस समय हल्दी की बुआई करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो अदरक की उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही बुआई करते समय वैज्ञानिक मापदंडों को ध्यान में रखें, तभी इस फसल से आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। तो अदरक की बुआई करते समय किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के डॉक्टर राजेश कुमार से। किसान बंधु, आप अदरक की खेती कर सकते हैं, इसमें बहुत ही फायदे हैं। ये किसी भी मिट्टी में, अगर आपको हल्की दोमट से लेकर के हल्की बलुई मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं और इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अदरक के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए बुवाई के समय से अंकुरण तक सामान्य वर्षा तथा उसके बाद वृद्धि के लिए सामान्य से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है भूमि एवं भूमि की तैयारी। तो उसके लिए अप्रैल मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। जहां तक इसके उन्नत किस्मों के चयन की बात है तो अपने प्रदेश हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। इसके लिए सबसे अच्छी वैरायटी जो हमारे बिहार के किस्म में अच्छा उपज देती है उसमें नदिया और चाइना है। नदिया की जो उपज क्षमता है 150 से
250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और चाइनाज की जो उपज है 125 से 185 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसको किसान बंधु लगा सकते हैं। अदरक का प्रवर्धन भूमिगत परिपक्व प्रकंदों द्वारा किया जाता है। बड़े प्रकंदों को 3.5 सेंटीमीटर लंबाई में काटकर रोपण हेतु प्रयोग किया जा सकता है। बीज की मात्रा किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। लगाने के लिए उनको 1 हेक्टेयर में 18 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रकंद की। किसान बंधु जो इसको राज्यों में प्रकंद आएगा उसका वजन ध्यान रखें, कम से कम 20 से 30 ग्राम इसकी वजन होनी चाहिए। किसान बंधु को लगाने से पहले इस अदरक की जो बीज आती है उसको आप रीडोफिल जो दवा आती है उसको 0.2% का घोल बना करके और आधे घंटे तक उसको छोड़ दें। इससे क्या होगा कि वो अच्छी तरह से उपचारित हो जाएगी। उसके बाद उसको लगाएं। लगाने के लिए किसान बंधु 30 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाना चाहिए, जिससे देखा गया है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप जो है नहीं के बराबर होता है। भूमि की दशानुसार अदरक का रोपण 3 विधियों में किया जाता है। पहला है समतल विधि। हल्की एवं ढालू भूमि में समतल विधि का रोपण किया जा सकता है। देशी हल से 5-6 सेंटीमीटर गहरी नालियां 20-30 सेंटीमीटर अंतराल पर बनाई जाती हैं। इन नालियों में बीजों को 15-20 सेंटीमीटर दूरी पर रोपण किया जाता है। रोपण के 2 माह बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ नाली विधि द्वारा बना देते हैं। दूसरी है ऊंची क्यारी विधि। इस विधि में 1.2 मीटर चौड़ी एवं 3 मीटर लंबी तथा जमीन की सतह से 15-20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाई जाती है। प्रत्येक क्यारी के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाई जाती है। यह विधि भारी भूमि, जहां पर भूमि में पानी का उचित जल निकास न हो, वहां अपनाई जाती है। और अंत में है मेड़ नाली विधि। यह विधि सभी प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है। इसके बाद किसान बंधु इसमें अच्छी तरह से खाद उर्वरक का व्यवस्था करें। अगर 25 से 30 क्विंटल सड़ी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट का व्यवहार करते हैं तो उपज में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अंतरित किसान बंधु को उसमें 60 से 80 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर व्यवहार करना चाहिए। इसके अंतरिक्त उन्हें 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 से 12 किलोग्राम बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो कंद का बढ़वाड़ बहुत अच्छा होता है और उसमें मार्केट में इसकी अच्छा प्राइस मिलती है। अगर आप मल्चिंग कर दे, शीशम के जो पौधे होते हैं या पत्तियां होती है उसको 5 सेंटीमीटर से आप ढक देते हैं तो इसके देखा गया है कि जो है उपन जल्दी सभी जर्मिनेशन पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा जर्मिनेट करता है, खराब नहीं होता है। लगाने के लिए किसान बंधु को आप निश्चित रूप से मई में इसे पूरी तरह से लगा लें। इससे देर होने से कंद में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां तक बात खरपतवार प्रबंधन की है तो जुलाई से सितंबर तक सामान्यतः 4 बार निंदाई तथा 3 बार गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सिंचाई की जहाँ तक व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं के बराबर पड़ती है, परंतु अगर विशेष अवस्था में वर्षा नहीं हो रही हो या आवश्यकता के अनुसार आप उसमें सिंचाई करें। इस तरह से किसान बंधु अदरक की खेती करेंगे। ये नकदी फसल है, उनको मार्केट में अच्छा प्रभाव कीमत मिलेगा और इसमें कीड़े बीमारी के प्रकोप से भी उनकी बचत हो जाएगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश के जिन बागवान भाइयों ने अमरूद और बेर के बाग लगाए, उनमें से कुछ बागवान भाइयों ने अपने फल बागों की कटाई छटाई कर दी है, लेकिन उन्हें इन बागों की अच्छी बढ़वार के लिए इस समय इसमें कुछ प्रबंधनों को अपनाना होगा। तभी आगे चलकर इन फल वृक्षों का अच्छा वृद्धि और विकास हो पाएगा और तभी उन्हें इन फल वृक्षों से अधिक फलत की भी प्राप्ति होगी। तो इस समय बागवान भाई, आप इन बागों में कौन कौन से आवश्यक प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ अर्जुन कश्यप से। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार पुराने हो चुके वृक्षों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए, साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं। तो हम बात करेंगे बेर की। बेर के जो वृक्ष 15 साल या उससे अधिक पुराने हो जाते हैं तो उनकी उपज में कहीं ना कहीं गिरावट आने लगती है। किसान भाइयों, बेर के पुराने अनुत्पादक पौधों को उत्पादक बनाने के लिए जीर्णोद्धार करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेर के पुराने जो पौधे होते हैं उन्हें उनका जीर्णोद्धार कैसे किया जाए, उनका नवीनीकरण कैसे किया जाए। जो बेर का पुराना बगीचा है, 15 साल या 20 साल पुराना है, उससे उत्पादन बहुत कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ग्रीष्मकाल के दौरान अप्रैल महीने के पश्चात जब उसकी सारी पत्तियां झड़ जाएं, जब वो सुसुप्त अवस्था में चला जाए, तब 1.5 से लेकर 2 मीटर ऊंचाई पर आप जो है पौधे को काट दें और काटने के बाद उस पर आप जो है बोर्डो पेस्ट लगा दें। बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए 100 ग्राम नीला थोथा, 100 ग्राम बुझा हुआ चूना और 1 लीटर पानी लेकर आप अच्छे से मिलाकर कटे हुए हिस्से पर लगाएं ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई भी रोग कारक प्रवेश ना कर सके। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जून माह के आसपास आपको जो है उसमें से नई शाखाएं आपको उसमें निकलने लगेंगी कटे हुए हिस्से से नीचे। तो 3 से 4 आपको, मतलब आपने जो शाखाएं काटी होंगी 3-4 शाखाएं होंगी, उसमें से आपको हर एक में 3-3, 4-4 शाखाओं को रखना है और उनको बढ़ने देना है। किसान भाइयों, जब 3-4 माह पश्चात जब ये शाखाएं पुरानी हो जाती हैं, जब इनकी लंबाई करीब करीब 2 फीट के आसपास हो जाती है, तब आधी लंबाई तक आप इन शाखाओं को पुनः काट दें, जिससे कि आपका छत्रक अच्छा गहरा हो जाएगा। और दूसरी बात, हम एक बात और ध्यान में देंगे किसान भाइयों के, कुछ किसानों के जैसे कि खेत के किनारों पर 1 या 2 पौधे देसी बेरों के भी खड़े रहते हैं। यदि आप उसे उन्नत जाति में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप क्रियाविधि वही अपनाएं, वही आप अप्रैल महीने के आसपास उसे जो है उसकी 1.5 से लेकर 2 मीटर ऊंचाई से उसे काट दें और काटने के बाद 3 से 4 स्प्राउट जो कटे हुए हिस्से से नीचे से निकलेंगे उन्हें आप बढ़ने दें और जुलाई-अगस्त महीने तक उन्हें आप बढ़ने दें। जब वे उंगली के आकार के मोटे हो जाएं, तब किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या किसी प्रशिक्षित माली की मदद से आप उन 3-4 शाखाओं पर किसी अच्छी जाति की जो है वो कलिका लगवा सकते हैं, जिसके लिए आप गोला, सेब, उमरान, करका आदि कई जातियों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास अमरूद के पुराने अनुत्पादक पौधे हैं तो उनको उत्पादक बनाने के लिए जीर्णोद्धार किस तरह से करें, इसकी पूरी जानकारी कुछ इस प्रकार है। किसान भाइयों, अमरूद के लिए हम बात करते हैं कि जैसे ही मतलब जो मुख्य तने जो होता है जमीन से 1.5 से लेकर 2 मीटर ऊंचाई पर आप उसे आरी की सहायता से काट दें और काटने के बाद उस पर भी आप जो है बोर्डो पेस्ट लगा दें और उसमें जो है वो कटे हुए से नीचे से अंकुर निकलने दें, उसमें से आप जो है वो बड़ों को निकलने दें। जब हर 4 माह पश्चात आप जो बड़ निकली हैं उनको उनकी आधी लंबाई के अनुसार काटते रहें। किसान भाइयों, बेर और अमरूद के पौधों का जीर्णोद्धार करने के बाद उनमें उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। आप जो है थाले जो इनके होते हैं जहाँ पर पौधा खड़ा होता है उसके आसपास बहुत ही अच्छी जो है वो गेती की सहायता से गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के पश्चात बेर में 500 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास के हिसाब से लेकर और साथ ही साथ 30 से लेकर 35 किलोग्राम गोबर की खाद लेकर अच्छे से मिलाएं और मिलाने के पश्चात आप जो हल्की सिंचाई करें और ऐसे ही उसमें 10 से 15 दिन के पश्चात उसमें हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। इसी प्रकार से किसान भाइयों, हम बात करेंगे अमरूद की, तो अमरूद के थाले में भी जो है वो फरवरी-मार्च माह के दौरान जैसे मतलब उसमें पुष्पन या आप जो है वो फलन ले लेते हैं और ग्रीष्मकाल का समय जब बढ़ने लगता है, जब उसकी पत्तियाँ सारी झड़ जाती हैं और आगे तक का समय आता है, तो उस आगे वाले समय में आप जो है वो हेडिंग बैक करने के पश्चात आप जो है वो गेती की सहायता से गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद उसमें 400 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास लेकर अच्छे से मिलाएं और साथ ही साथ उसमें 30 से लेकर 35 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर मिलाने के पश्चात आप उसे हल्की सिंचाई करें और 15 दिन पश्चात आप उसे भारी सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि पौधे को उचित पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, चाहे वो बेर हो या आपका अमरूद हो, और उसमें फलन भी आपको अच्छा प्राप्त होगा।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है कांके जिला रांची से वैभव महतो ने। यह बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वैभव कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपसे जमुनापारी बकरियां, जो कि भारत में कुल 24 नस्लों में से 4 नस्लें ऐसी हैं जो दूध के लिए जानी जाती है, उसमें जमुनापारी दूध इसका जो है लगभग 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध दे देती है उत्तम प्रबंधन की दशा में। ये नस्ल जो है लगभग 1 साल या 14 से 16 महीने में वयस्क होती है। 1 साल में लगभग 90% बकरियां एक बच्चे देती हैं। ये जो है सबसे लंबे कान वाली, इसको देखिए रोमन नोज कहते हैं, आप देखेंगे तो रोमन नोज और लंबे कान वाली बकरी है, जिसके पीछे बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जब आप ये एक वयस्क हो जिसका कान विकसित हो चुका है, पूर्ण बाल हो, तो देखने में इतनी सुंदर लगती है कि इसकी कोई तुलना अन्य बकरियों से नहीं है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तरबूज की खेती करके अच्छी आय कमा रहे किसान की कहानी, अच्छे उत्पादन हेतु फसल अवशेषों से कैसे बनाए जैविक खाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010045999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।